अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले यूरोप में हमें एक इज्तिमाई कब्र मिली। इस कब्र में बहुत सी लाशें दफन की गई थी। उनके पिंजरे यानी उनके फॉसिल्स आज भी हमें वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है। तो इनको आइडेंटिफाई करना कि ये कहाँ के लोग थे, कब दफन किए गए, मर्द थे या ख़वातीन थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस मुश्किल को आसान करने के लिए हुकूमत ने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सहारा लिया जिनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर डैमसू। और इन को अगर देखा जाए, प्रोफेसर साहबा को देखा जाए, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ एसटी जॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड मौजूद हैं। इनकी बहुत सी किताबें हैं, मैं आपको इस वक्त इनकी किताबों के रेफरेंस भी दे रहा हूँ। ये एक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इसका मतलब क्या है ये इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। इनकी किताब है रिटन इन बोन ऑल दैट रिमेन्स। और डॉक्टर साहबा को जब बुलाया गया और उसमें से एक लाश उनको दिखाई गई तो उनसे सवाल ये पूछा गया कि ये बताइए कि ये लाश कहाँ से आई है, किस मुल्क से ताल्लुक़ है, इनकी जेंडर क्या है, इस लाश की जेंडर क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमें कोई मैयत मिलती है, हमें कोई फॉसिल मिलता है, अगर वो 70 साल से पुराना है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ चला जाता है, यानी वो आर्कियोलॉजी का हिस्सा माना जाता है और उस पर मुख्तलिफ टीमें काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर उस इंसान की डेथ, उसकी मौत 70 साल के बीच में हुई है, अब से लेकर पिछले 70 सालों तक, तो फिर ये फॉरेंसिक का केस बन जाता है और इस पर तफ्तीश की जाती है कि ये इंसान कब मरा, किस वजह से मरा। जब इंसान मरता है तो उसका जिस्म बड़ी जल्दी डिकम्पोज होता है। एक ऐसा बीटल जो कि गोश्तखोर होता है, मैं आपको यहाँ पर उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और उसकी वीडियो भी दिखा रहा हूँ, वो किस तरीके से डिकम्पोज कर रहा है एक जानवर की खोपड़ी को। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा जो गोश्त है वो तो बहुत जल्दी ही हमारे जिस्म से अलग हो जाता है। बल्कि अगर आप इस तस्वीर को, इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से आँखों को भी डिकम्पोज कर, और हमारे पास पीछे फॉसल रह जाते हैं, बोन्स रह जाती हैं। इन बोन्स के ज़रिए हमने एज, सेक्स, ओरिजिन और कॉज ऑफ डेथ का मालूम करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेटिव केस है जिस पर अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा कि कैसे हम किसी भी मरे हुए इंसान की या जानवर की बोन से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस वक्त और कहाँ पर मौजूद था। अगर आप मर्द और खातून की बोन्स का एक तकाबली जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि मर्द हज़रात की बोन ज़रा निस्बतन बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं। आप इस तस्वीर से भी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक ढांचा देकर ये अंदाज़ा लगाना कि क्या ये मर्द का ढांचा है या औरत का ढांचा, उसमें कुछ ऐसी हमारे पास इंडिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, कुछ ऐसे राज होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है। मसलन पहला इंडिकेशन हमें आती है पेल्विक बोन से। ये जो कूल्हे की हड्डी है, मर्दों की कूल्हे की हड्डी बहुत छोटी होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है, उसका जो सुराख होता है वो निस्बतन छोटा होता है। जबकि ख़वातीन में ये ओपनिंग, ये सुराख बहुत बड़ा होता है क्योंकि बच्चे ने इस सुराख से नीचे की तरफ आना होता है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फॉसिल हमें दिया गया है उसकी ये ओपनिंग टंग है। इसका मतलब ये है कि ये एक मर्द हो सकते हैं। एक और तरफ से भी हमें सिग्नल मिलते हैं, हमें इंडिकेशंस मिलती हैं कि ये एक मर्द का फॉसिल है और वो है आईब्रोज। हमारी जो आँख है, इनकी जो रिजेस होती हैं, मेल की जो ब्रो रिजेस होती हैं, ये उभरी हुई होती हैं। आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बाहर को निकली होती हैं, जबकि ख़वातीन का ये स्कल का हिस्सा बिल्कुल प्लेन होता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि ये एक मर्द का स्कल है। और तीसरी निशानी हमें मिलती है हमारी खोपड़ी के पिछले हिस्से की तरफ, क्योंकि हमारी यानी मर्द की खोपड़ी का पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और बड़ा होता है। उसने जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको, या समझ लें जो केबल्स जा रही हैं दिमाग से निकल रही है, उनको पकड़ के रखना होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है बनिस्बत ख़वातीन के। तो ये तीनों निशानियां जो हमने देखी, हमें पता चल गया कि ये जो फॉसल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर साहिबा मुआयना कर रही है, वो एक मर्द का फॉसल है। अब सवाल ये होता है कि ये किस मर्द का फॉसल है और उसकी ज़ाहरी शक्ल कैसी थी। जब हम इसकी टांगों की तरफ देखते हैं तो टांगों का और कद का एक रेशो होता है।
अगर हम किसी की टांगों की लंबाई देख ले तो हम उसके कद को जान सकते हैं, और इसी वजह से हमने इस फॉसिल की जब टांगों की लंबाई को देखा तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये तकरीबन 6 फुट का इंसान था। 6 फुट काफ़ी बड़ा कद है। अब इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र के लिए हम इसके दाँतों की तरफ चलेंगे। मैं आपको ये बता दूँ कि इंसान के जबड़े में 4 किस्म के दाँत होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मोलर की तरफ, जो दाढ़ हैं, उनकी तरफ। इंसान बचपन में इंसानों के दाँत आते हैं, बचपन में बेबीज़ के टीथ आते हैं, फिर वो जब बड़ा होता है तब उसके दाँत आते हैं, और एक तीसरी किस्म के दाँत भी होते हैं जिसे फॉल्स टीथ कहा जाता है, जो सोने के, पीतल के, किसी भी मेटल के आप आर्टिफ़िशियल दाँत लगाते हैं। जब बच्चे के दाँत निकलने वाले होते हैं, यानी वो 6 साल, 7 साल का हो गया है, तो उसके दाँतों के ऊपर आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है, दाँत नीचे से और ऊपर से प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। और इस वजह से ये जो दांत नए आ रहे हैं, जो कि प्रेशर डाल रहे हैं, बच्चे के दांत आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं। 21 साल की उम्र में हमारे 32 दांत पूरे हो चुके होते हैं, निकल चुके होते हैं, और उसके बाद इंसान के पास यही दांत रहते हैं। जो हमारी अकल दाढ़ है, जिसे विजडम टीथ कहा जाता है, वो 18 साल की उम्र में बाहर आता है, निकलता है। तो ये कुछ ऐसे टाइमलाइन्स हैं जिनको हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इन साहब के जबड़े की तरफ। इन साहब का जबड़ा, ये जबड़ा हकीकतन मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन बिल्कुल वैसा ही एक जबड़ा दिखा रहा हूँ। तो जब उनको देखा गया तो पता चला कि जो पहला मोलर है, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर, वो निकल भी चुके हैं पूरे तरीके से और रफ भी हैं। इसका मतलब ये है कि उनको निकले हुए कुछ टाइम हुआ है। लेकिन जो अकल दाढ़ है, विज़डम टीथ है, वो निकला तो है लेकिन वो इतना रफ नहीं है। तो हमें अंदाज़ा है कि विज़डम टीथ तकरीबन 18 साल में निकलना शुरू हो जाती है, और 18 साल की उम्र में इंसान को ये टीथ मिल जाता है। और अगर उसका रफ़ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो 18 से लेकर 22-23 साल की उम्र का हो सकता है, नौजवान है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ और भी ऐसी बोन्स हैं जिनसे हमें इंसान की उम्र का अंदाज़ा हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बोन दिखा रहा हूँ, अगर इंसान 30 साल से छोटा है तो उसकी बॉडी ग्रो करती है, लेकिन जब वो 30 साल से बड़ा होता है तो उसकी बॉडी डीजेनरेट करना शुरू हो जाती है। तो हमें बोन्स की डीजेनरेशन का भी अंदाज़ा हो जाता है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो 30 साल से बड़ा है या छोटा है। लेकिन एक और हड्डी जो कि मैं आपको पेल्विस में ही यहाँ पर सिस्टम में दिखा रहा हूँ, वो सैक्रम होती है। सैक्रम ऑफ अ पेल्विस। ये वो हड्डी होती है जो 25 साल की उम्र में पेल्विस के साथ जुड़ी होती है और उससे पहले अलग होती है। तो जब यहाँ पर देखा गया तो पता चला कि वो हड्डी अभी पूरे तरीके से फ्यूज़ नहीं हुई थी पेल्विस में। इसका मतलब ये है कि एज अब 18-19 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, ये तो कन्फर्म हो गया। और बाद में जब डिटेल में बोन्स के सिग्नेचर को देखा गया तो पता चला कि इन साहब की, इस नौजवान की उम्र 19 से 20 साल है। हमें एज का भी अंदाज़ा हो गया। अब देखना ये है कि ये आया कहाँ से है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो बॉडी है उसके तमाम सेल्स, हमारे बाल, हमारी बोन्स, हड्डियाँ रिकॉर्ड रखती हैं। ये डेटा स्टोरेज हैं, रिकॉर्ड रखती हैं जो-जो चीज़ें हम खाते या पीते हैं। हम जब पानी को पीते हैं तो पानी में मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिखा रहा हूँ जो कि स्टेबल आइसोटोप्स हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो आहिस्ता-आहिस्ता एटम हैवी होता रहता है आइसोटोप्स की वजह से, क्योंकि पहले आइसोटोप में 1 न्यूट्रॉन इज़ाफ़ी होता है और दूसरे आइसोटोप में 2 न्यूट्रॉन इज़ाफ़ी होते हैं। फिर नाइट्रोजन की बात कर लें, कार्बन की बात कर लें, वो चीज़ें जो हम या तो अंदर लेके जाते हैं, इन्हेल करते हैं, या हम खाते हैं, उनमें आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। इन आइसोटोप्स का हमें पता है कि ये दुनिया में कहाँ-कहाँ मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर एक आइसोटोपिक मैप दिखा रहा हूँ दुनिया का, हाइड्रोजन का। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहाँ पर मौजूद हैं, हेवी आइसोटोप्स कहाँ पर मौजूद हैं और लाइटर आइसोटोप्स कहाँ पर मौजूद हैं। आपको कलर स्कीमिंग से यहाँ पर दिखाया गया। और अगर आप छोटे मैप की तरफ जाएँ, छोटे एरिया की तरफ जाएँ, तो वहाँ पर भी आपको पानी की कन्फिग्रेशन, जो डिफरेंट कन्फिग्रेशन है, उससे पता चल जाता है कि किस एरिया का पानी है। हम जब बाल काटते हैं, अगर मेरे बाल सपोज़ 3 महीने पुराने हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाल में जो मैं खा रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन जमा होती जा रही है। तो जो बाल का पूरा हिस्सा ऊपर की तरफ है, वो 3 महीने पुरानी इन्फॉर्मेशन रखता है। जो उससे नीचे है, वो 2.5 महीने पुरानी इन्फॉर्मेशन रखता है। उससे नीचे 2 महीने
उससे नीचे 1 महीने, और जो जड़ वाला बाल है वो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखता है। तो अगर हम बालों को एनालाइज़ करें तो बालों से भी हमें पता चल जाता है कि इस आदमी ने पिछले 3 महीने, 6 महीने में क्या-क्या खाया है और कहाँ-कहाँ उससे इनडायरेक्टली निकाला जा सकता है कि रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि डॉक्टर साहबा ने एक खातून के, क्योंकि खातून के बाल बड़े होते हैं, इसलिए उनके बालों का मुआयना किया जो कि 6 महीने पहले कटाए थे। और जब उन्होंने देखा तो हेयर ग्रोथ जो होती है वो 10 पर मंथ हो रही होती है। तो जब उन्होंने उन बालों का मुआयना किया तो हमें इस किस्म का ग्राफ मिला। इसमें नज़र आता है कि वो जहाँ पर रही वहाँ पर हाइड्रोजन के जो आइसोटोप थे वो आपको ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और जो दूसरी गैसेज़ हैं मसलन नाइट्रोजन है, कार्बन है, उनके आइसोटोप्स आपको डिफरेंट कलर से दिखाए गए हैं। जो 20 महीने का, उनके 6 महीने का काटा गया था और एक 20 महीने का, तो वो रिकॉर्ड पूरा का पूरा हमारे सामने आ गया। हमें पता चला कि जो आइसोटोप्स हैं वो पहले ऊपर थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये खातून 2 जगहों पर रही हैं। पहली वो जगह है जहाँ पर आइसोटोप निस्बतन हल्के थे, लाइटर थे, और हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जगह वो है जहाँ पर आइसोटोप्स निस्बतन भारी थे और हम फ्रांस, यूके, बेल्जियम, यूरोप उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये इन 2 जगह पर रह सकती हैं, और ऐसा ही हुआ। उन खातून को जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं इन 2 जगह पर रह चुकी हूँ। जब हमने रेडियो कार्बन टेक्नीक्स का इस्तेमाल किया, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप तख्ती प्लस रेडियो कार्बन टेक्नीक को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हमें पता चला कि जो उम्र है, यानी ये जितना पुराना फॉसिल है वो तकरीबन 1000 साल इसकी ड्यूरेशन है। 1000 साल पहले बहुत से ऐसे वाक़यात हुए थे जिसमें लोगों को, स्पेशली यूरोप के लोगों को और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लोगों को मारा गया था और उनको ज़िंदा कब्रों में डाला गया था। हिस्ट्री के साथ अगर इसे मैच करें तो हमें कई ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं। जब हम आइसोटोप स्टेबलाइज़र की बात करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये इंसान पानी के पास था और ज़्यादातर मछलियाँ खाता था। और उसके बाद हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये डेनिश यानी ओरिजिन का था, डच था, डेनमार्क से आया था। लेकिन इसकी मौत हुई कैसे? क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि ये मर्द था और इसका कद 6 फुट था और ये डेनमार्क से करीब-करीब आया था, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई? अब हम इसकी खोपड़ी की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि उस पर किस किस्म के हमें निशान नज़र आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक निशान नज़र दिखाता हूँ, जो कि फर्स्ट इम्पैक्ट का है कि अगर आप किसी ग्लास पर एक चम्मच ज़ोर से मारें, तो आपको यहाँ पर फ्रैक्चर नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे फ्रैक्चर स्कल पर नज़र आता है। हमें इस आदमी के स्कल पर भी फ्रैक्चर नज़र आते हैं, लेकिन ये जो फ्रैक्चर है, जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये आपको सर्कुलर शक्ल में नज़र आएगा, लेकिन रेडियली इससे लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर इसी ग्लास पर मैं करीब एक और मरतबा चम्मच से स्ट्राइक करूँ, तो एक और आपको फ्रैक्चर नज़र आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा फ्रैक्चर पहले हुआ है, जगह पर हुआ है और कौन सा फ्रैक्चर बाद में चम्मच स्ट्राइक करने से हुआ है? उसकी एक सिंपल निशानी है और वो ये है कि जो पहला फ्रैक्चर होगा, उसकी लाइनें सीधी होंगी बाहर की तरफ, और जो दूसरा फ्रैक्चर होगा, उसकी लाइनें वहाँ पर जाके पहले फ्रैक्चर की लाइनों के साथ लग के रुक जाएँगी, आगे नहीं ट्रैवल करेंगी। तो आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो लाइन्स, रेडियल लाइन्स जाकर लगती हैं दूसरे फ्रैक्चर के साथ और रुक जाती हैं, आगे नहीं ट्रैवल करती, वो बाद में हुआ है और दूसरा फ्रैक्चर पहले हुआ है। उसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि तलवारों के निशान कैसे होते हैं, कुल्हाड़े का निशान कैसे होता है। अगर तीर लगा है उसे, तो तीर का निशान छोटा-सा ट्रायंगल की तरह का होता है, क्योंकि आप तीर की जो नोक है वो भी देख सकते हैं। जब इसको देखा गया तो पता चला कि इसके दिमाग में सामने की तरफ से तीर लगा था। तो हमें ये भी पता चला कि इसकी जो कॉज़ ऑफ डेथ है वो तीर लगने की वजह से हुआ। इसके दिमाग पर, इसके स्कल पर और भी निशानात थे तलवारों के, लेकिन उससे अंदाज़ा होता है क्योंकि उसकी हीलिंग हुई हुई थी। वहाँ पर बोन की हीलिंग हुई थी, इससे हमें ये लगा कि ये अभी मरा नहीं था, ये हील कर गया था। लेकिन जो तीर का निशान है उस पर कोई हीलिंग नहीं थी, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये ऐसी जगह पर लगा है जिससे इसकी मौत वाक़या हो सकती है। हम इंटरेस्टेड थे कि इस शख्स की शक्ल देखी जाए, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने किस तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू इस आदमी की शक्ल को मैप किया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू एरिया वो हैं जहाँ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि फॉसिल्स आहिस्ता-आहिस्ता डिजेनरेट करते हैं, डिटेरियोरेट करते हैं,
इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं। तो हमने जो पहला स्टेप है वो ये है कि उसको मस्कुलर लेयर दी, उसे मसल्स पहनाए और मसल पहनाने के बाद उसको स्किन की लेयर दी। तो स्किन की लेयर में आपके पास उसकी शक्ल कुछ निस्बतन सामने आई। अभी भी आप देख सकते हैं कि स्कार उसके मौजूद है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी तो हुआ था लेकिन उसकी मौत वाक़या नहीं हुई थी। और उसके बाद जब डिटेल फर्दर देखा गया और उस वक़्त के रवाज को देखा गया तो हमें ये लगता है कि ये आदमी कुछ इस किस्म की शक्ल रखता था, जो कि उस वक़्त के मैसेकर में, उस वक़्त की इज्तमाई लड़ाइयों में मारा गया और उसे एक कब्र में दफ़न कर दिया गया है। ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए फ़ॉरेंसिक साइंटिस्ट चीज़ों की खोज लगाते हैं, चीज़ों के फॉसिल्स को देख के उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बाज़-औक़ात मुजरिमों को भी पकड़ते हैं। तो ये एक नया फ़ील्ड था लेकिन मैंने सोचा कि इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।